हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज जी के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले की क्लास में आपने 1 से 6 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक वो सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो क्वेश्चन देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाएं। तो इस क्लास में हम आपको आज 7 नंबर 8, 9 और 10 ये 4 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 10 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है। इस तरीके का क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी लगाया है। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना पहली संख्या, क्योंकि उसने कहा है कि दो संख्याओं है ना, दो संख्याओं का अंतर, तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या x है व दूसरी संख्या, आप दूसरी को कुछ भी मान लेंगे, लिख देंगे कि दूसरी संख्या आपकी क्या है, y है, ये आप मान लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर, तो हम लोग लिखेंगे संख्याओं का अंतर। अब आप बताइए संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो पहली संख्या उसमें से दूसरी संख्या घटा देंगे तभी तो उसका अंतर पता चलेगा। तो हमने पहली संख्या में से दूसरी घटा दी। यदि आपके दिमाग में अभी आ रहा हो कि सर अगर बड़ी संख्या से छोटी को घटाएंगे तो आंसर प्लस का आएगा, अगर छोटी से बड़ी घटाएंगे तो आंसर माइनस का आएगा, तो अभी आपने चर माना है, आप किसी में से किसी को घटा सकते हैं। अब आपका जो आंसर आएगा उसमें x जो आएगा मान वो बड़ा होगा और y आएगा जो वो छोटा होगा। तो अब कितना लिखेंगे यहाँ पे, 26। x का मान हमें नहीं पता, इसे हम समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 1। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे पहली संख्या जो है वो दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 गुणे दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या और 3 गुणे दूसरी संख्या। अब बताइए पहली संख्या क्या लिखी है आपने, x लिखी है, दूसरी संख्या आपने क्या मानी है, y मानी है, तो आगे 3 से गुणा हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 3y। इस तरीके से ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे कौन सी विधि बोलेंगे, प्रतिस्थापन। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इससे क्या होगा कि हमें x और y का मान पता चल जाएगा, है ना, रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 26। तो आपने x की जगह पे कितना लिखा है, 3y, तो यहाँ लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26। अब आप बताइए 3y में से एक y जब घट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा, 2y। उसके बाद कितना हो जाएगा, 26। उसके बाद ये 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो 2 जब नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26/2। काट देंगे हम लोग इसको, तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 तिया 6। तो y का मान कितना आ गया, 13। यानी आपकी दूसरी संख्या आ चुकी है, वो कितनी आ चुकी है, 13। अब ये y का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 1 या 2 जिसमें भी आपकी इच्छा हो रख लेंगे, तो समीकरण 2 में रखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, x बराबर 3y, ऐसे है, तो x लिखेंगे, 3 लिखेंगे और y का मान आपने कितना निकाला है, 13। तो x का मान कितना आ गया, 13 तिया 39। अब आप बताइए, एक आंसर आया 39, दूसरा आया है 13, आप इनको घटा दीजिए, कितना आएगा, 26 आएगा ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब एक लाइन और लिख देंगे अतः पहली संख्या आपने कितनी निकाली है, 39, तथा दूसरी संख्या y का वैल्यू जितना आया वही लिख देंगे,
26 होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा क्या है, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसे रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको दो संख्याएं माननी है और प्रश्न के अनुसार चलना है। तो प्रश्न में कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर, तो ये अंतर हो गया। फिर पहली संख्या जो थी वो दूसरी की कितनी थी, 3 गुनी थी, तो यहाँ पे 3 गुनी। दो समीकरण मिले और इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से आपको हल करना है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छी तरीके से उससे आंसर आ जाता, इस वजह से प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया गया। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। लिखा है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यानी जब पैदल जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, लेकिन साइकिल से जाता है तो 2 घंटे लगते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि समय पता चल गया। उसके बाद यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो, यानी कि जब वो पैदल जाता है तो जितनी भी स्पीड रहती है वो साइकिल से जाने पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यानी इसमें दो केस हो गए। पहला तो हो गया पैदल, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको हम बताएंगे, इस तरीके से आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा और हमें उम्मीद है कि आपको एक बार में ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में बांट लिया। हमने पहले लिखा पैदल और फिर लिख दिया साइकिल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, समय लिखेंगे हम लोग पहले। जब पैदल जाता है तो समय कितना लगता है, पैदल जाता है तो समय लगते हैं 6 घंटे। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब पैदल जाता है तो उसकी कुछ चाल होगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पैदल जाने पर जो चाल है उसकी वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल कितनी हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जब साइकिल से जाता है तो उसकी चाल कितनी होती है, पहले चाल को लिख लेते हैं। चाल कितनी होती है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यानी अभी पैदल जाने पे चाल x थी, अब 7 बढ़ गई। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ गई, लेकिन उसको समय कितना लगता है, समय लगता है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, है ना। समय कितना लगता है, 2 घंटे। अब बताइए कि दोनों तरह से पिकनिक की जो दूरी थी वो तो क्या थी, बराबर ही थी ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो हम लोग लिखेंगे पैदल जाने पर दूरी, और वो किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी, जब हम साइकिल से जाएंगे तब उसकी दूरी की, है ना। तो हम लोग लिखेंगे साइकिल से जाने पर दूरी। अब बताइए, जब वो पैदल जाएगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटे क्लास में। फॉर्मूला हम आप लोगों को बता देते हैं। एक फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़ा था आपने, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यदि हम यहाँ से दूरी का फॉर्मूला निकालें तो चाल गुणे समय हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय, ये हो जाएगा। अब बताइए, तो हम दूरी के स्थान पे क्या चाल गुणे समय लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, चाल गुणे समय, और इधर भी क्या लिख देंगे, चाल गुणे समय। अब आप देख रहे हैं कि पैदल जाने पर जो चाल है ये पैदल जाने पर है और ये साइकिल से जाने पर है। तो पैदल जाने पे जो चाल है वो कितनी है, जो चाल है वो कितनी है, x है, और समय कितना है, 6 है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और साइकिल से जाने पर चाल कितनी है, चाल है हमारी x + 7, तो x + 7 हो जाएगी, और समय कितना है, 2, है ना। x को जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो 2x + 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। कितना आसान हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 6x, 2x जब इधर जाएगा तो -2x, और बराबर कितना, 14। घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गए तो 4x, बराबर कितना हो गया, 14। 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/4। 2 से आप इसको काट देंगे तो 7 हो जाएगा, और उसके बाद ये 7/2। अब 7 लिखेंगे, 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 6, हासिल लगे 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो 5 × 10, यानी कितना हुआ, 3.5।
तो हम लोग क्या लिख देंगे, x बराबर मेरा आया 3.5, तो हम लोग लिख देंगे x बराबर 3.5 आ चुका है मेरा। अब उसके बाद x का जो मान है वो अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिख देंगे पैदल जाने पर चाल, उसको आपने क्या माना था, x माना था, तो x का मान आपका कितना आया है 3.5, और चाल को हमेशा लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। और उसके बाद साइकिल से जाने पर चाल, साइकिल से जाने पर चाल, अब उसको आपने क्या माना था, आपने माना था x प्लस 7, तो x का मान कितना है 3.5 और प्लस 7। आप इसको कैसे जोड़ेंगे देख लीजिएगा ध्यान से, लिखेंगे 3.5 और उसमें 7 ऐसे जोड़ा जाएगा 7.0, तो ऐसे 5 आएगा और 7 3 10, कितना उत्तर आ जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ये दो मेरे आंसर आ गए। फिर से आपको एक बार बता दें, पैदल के लिए अलग होगा, साइकिल के लिए अलग होगा। दूरी आपको नहीं पता थी तो आपने दूरी का फॉर्मूला देखा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो यहाँ लिखा गया दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी के नीचे इसको उतार दिया गया और ये दूरी बराबर चाल। बस यही आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यह क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने लिखा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यानी दो लोग हैं, एक लोग है अजीत और एक है अमित। लिखा हुआ है 30 किलोमीटर, यानी वो कितनी दूरी तय करते हैं 30 किलोमीटर, और अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यानी अजीत को ज़्यादा टाइम लगता है और अमित को कम टाइम लगता है, फिर उसके बाद क्या है लिखा, यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे, यानी अभी अजीत धीरे धीरे चल रहा था, अब अजीत अपनी चाल को 2 गुना कर देता है तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। यानी इसमें केस कितने हो गए, दो केस हो गए। फिर लिखा है कि उनकी चाल ज्ञात कीजिए, उनकी क्या ज्ञात करना है, चाल। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आप एक बार देखते जाइए। लिखा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति को हम पहली स्थिति मानकर चलेंगे और उससे एक समीकरण बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की स्थिति को हम दूसरा समीकरण मानेंगे और उससे दूसरी स्थिति मानेंगे और उससे दूसरा समीकरण निकालेंगे, है ना। फिर उन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और हल करने के बाद उनकी चाल जो है ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, बहुत ध्यान से देखिएगा, माना अमित की चाल, बहुत ध्यान से देखिएगा, माना अमित की चाल, अमित की चाल को हम लोग कुछ मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्यों किलोमीटर प्रति घंटा माना, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ घंटा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा अजीत की चाल, अजीत की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको हम सबसे पहले बता दें कि ये किलोमीटर प्रति घंटा ये सब आखिर होता क्या है। कभी भी किसी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में ही लिखा जाता है। इसके बाद जो दूरी होती है वो किलोमीटर में लिखी जाती है और समय जो होता है वो कितना होता है, मिनट या सेकंड में लिखा जाता है ना। इस तरीके से काम किया जाता है। इसके बाद अब हम लोग इसकी पहली स्थिति को लिखेंगे। पहली स्थिति क्या थी उसको लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तरफ हम लोग लिखेंगे अजीत का नाम और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे अमित का नाम। तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग अमित पहले लिख लेते हैं और अजीत को बाद में लिख लेते हैं। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। लाइन खींची। अब इसमें हम देखिए यहाँ पे लिखा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यानी दोनों की जो दूरी है वो क्या है, आपस में बराबर है। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर। उसके बाद इधर की दूरी कितनी है, इधर की दूरी भी कितनी है, 30 किलोमीटर। दूरी को किलोमीटर में लिखेंगे। उसके बाद देखिए
अब हम बात करते हैं समय की। समय क्या है? समय जो हम लोग लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लिखा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। किसको ज़्यादा टाइम लगता है? अजीत को। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अमित को कितना लगता है? मान लिया अमित को लगता है t घंटे, तो अजीत को कितना लगेगा समय? अजीत को 2 घंटे ज़्यादा लगेगा, यानी t + 2 घंटे हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। उसके बाद याद रखिएगा, हमें समय नहीं निकालना है, उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसकी चाल लिखेंगे। तो अमित की चाल को आपने क्या माना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद इसकी चाल को आपने क्या माना है? इसकी चाल को आपने माना है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे एक आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अभी आपने देखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर समय को यहाँ भेज दिया जाए और चाल को नीचे भेज दिया जाए तो आप एक फॉर्मूला निकालेंगे, लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, यही क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस चीज़ को हमें नहीं निकालना होता है हम पहले उसका ही मान निकालते हैं। क्यों? उसका जब मान निकालेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी वो प्रतिस्थापित हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, है ना। लाइन को बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ से इसको हल करते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, समय बराबर चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये लिखेंगे। इधर भी लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अमित को कितना समय लगा था? अमित को समय लगा था t, दूरी है 30, चाल कितनी है x। तो वैसे ही लिखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए, समय कितना लगा था t, दूरी कितनी थी 30 और चाल कितनी है x, है ना। उसके बाद देखिए समय कितना लगा था t + 2, दूरी कितनी है 30 और चाल कितनी है y, ये हो गया। अब इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2, यदि t का मान उठा के इसमें रख दिया जाए तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर जब आप इसमें इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा? t + 2, ये हमारा दूसरा समीकरण है, 30/y। तो t का वैल्यू कितना है? 30/x + 2 और इधर है 30/y। अब देखिए, ये 30/x उधर जाएगा और या इसको आप इधर ले आइए, 2 को उधर ले जाइए। तो इसको इधर ले आते हैं, 30/x ये इधर आएगा -30/y बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। इस तरीके से ये एक समीकरण बन चुका है। अब यदि हम ऊपर से 30 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 30 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/y 1/x -1/y और बराबर का हो जाएगा -2। 30 का इसके साथ गुणा हो रहा है तो 30 बटे में जाएगा, 1/x -1/y बराबर -2/30। तो 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 15। इस तरीके से 1/x -1/y बराबर कितना बच गया? -1/15। इससे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 3। अब इसी तरीके से एक दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे और उन दोनों को विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी दूसरी स्थिति को लिखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है? एक तरफ आपने अमित का नाम लिखा था और दूसरी तरफ किसका लिखा था? अजीत का। इससे आपको एक समीकरण मिलेगा। अब देखिए, जो अमित की जो दूरी थी वो क्या थी? बराबर थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है और इसकी चाल कितनी है? इसको समय कितना लगता है और इसको समय कितना लगता है, और यहाँ पे दूरी कितनी है? ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो आप देख रहे हैं कि अमित को कितना समय लगता है। लास्ट में एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि
यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। यानी कि अब क्या कह रहा है, कह रहा है अजीत अपनी चाल को दोगुनी कर दे। यानी पहले अजीत की चाल कितनी थी y, अब कितनी हो जाए 2y, है ना। तो इसकी चाल तो उतनी ही रहेगी। समय क्या हो गया, अब समय हो गया बदल गया। समय क्या कह रहा था, कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। यानी ये अपनी चाल बढ़ा देगा तो इसका जो समय होगा वो जो समय पहले था उसमें से 1 घंटा कम हो जाएगा। इसका समय क्या रहेगा, वही रहेगा। दूरी कितनी है, 30 ही है। अब इनके मात्रक को जल्दी से लिख लिया जाए। चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना हो गया, समय हो गया मेरा घंटे में और ये दूरी हो गई मेरी किलोमीटर में। आप इधर भी लिख लीजिएगा। उसके बाद इसी के बेसिस पे हम लोग फिर फार्मूला वही लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ भी लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। समय कितना लगता है इसको t, दूरी कितनी है 30, चाल कितनी है x। इधर भी समय कितना है t-1 और उसके बाद दूरी कितनी है 30 और चाल कितनी हो जाती है उसकी 2y। अभी तक y थी, इस बार 2y हो गई। अब क्या करें, इसका मान उठा के इसमें रख दिया जाए तो हम लोग लिखेंगे अतः t-1 बराबर 30 और ये 2y। इस t का मान यहाँ रख दिया जाए तो 30 बटे x माइनस 1, 30 बटे 2y। अब इस 30 बटे 2y को इधर लाएंगे, देखिए बहुत आसानी से अब ये हो जाएगा। इसको जब इधर लाएंगे तो 30 बटे 2y हो जाएगा। इस 1 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर से 30 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 बटे x माइनस 1 बटे 2y और बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या लिखा हुआ 1 तो हो जाएगा 1 और 30 इधर जाएगा जब बटे में तो 1 बटे x माइनस 1 बटे y बराबर 1 बटे 30। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 4। अब समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि द्वारा हल कर देना है। क्या लिखना है, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, पिछली बार जब हम हाई स्कूल की क्लास को पढ़ा रहे थे तो इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैंने इसे बताने के लिए सोचा। तो आप देखिए तीसरा समीकरण क्या है, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई बराबर माइनस 1 बटे 15 और चौथा समीकरण क्या है, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे 2y बराबर 1 बटे 30। एक बार मिला लेते हैं कि समीकरण यही है। उसके बाद आप देख रहे हैं हम आपको यहाँ पे एक ऐसी विलोपन विधि बताने जा रहे हैं जो बिना रैखिक समीकरण में बदले ही हो जाएगी, है ना। कैसे हो जाएगी आप देख लीजिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ प्लस लगा दें और यहाँ माइनस लगा दें, ये कट जाएगा। अब क्या बचा, 1 बटे 2y प्लस का और 1 बटे y माइनस का। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 1 बटे 2y माइनस 1 बटे y। उसके बाद यहाँ हो गया ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का। तो हम पहले चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, एक ही बात है। तो पहले उसको लिख लेते हैं, माइनस 1 बटे 15 माइनस 1 बटे 30। आप किसी को पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2y और इसका लासा लेते हैं। लासा लेंगे तो कितना आएगा, 2y और ये y का, तो लासा हो जाएगा 2y। 2y से 2y कट जाएगा, कितना बचेगा 1। y से y कटा, 2 बचा, 2 का 1 से गुणा हुआ 2 हो गया। अब इधर 15 और 30 का लासा लेंगे, कितना आएगा 30 आएगा। उसके बाद 15 दूना 30 तो माइनस 2 और माइनस 1, तो ऊपर हो गया माइनस 3 बटे 30 और इधर हो गया माइनस 1 बटे 2y। अब इसका कैंची गुणा करने से पहले इसको कैंसिल आउट किया जाए, 3 एक कम 3 और 3 दहाम 30। तो कितना बचा, जितना बचा आप इधर लिख लीजिए, कितना बचा माइनस 1 बटे 2y बराबर माइनस 1 बटे 10। इसका जब आप कैंची गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, माइनस का 2y और माइनस का 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 बटे माइनस 2। तो y का मान आ जाएगा 5 काटने के बाद। अब आपने y का मान निकाल लिया है। अब y बराबर 5 समीकरण नंबर किसी एक में रख देंगे, तो हम इसमें रख देते हैं। 4 में रखने पर क्या लिखा है, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे 2y बराबर 1 बटा 30। तो 1 बटा एक्स लिखा और माइनस लगाया 1 और 2, y का मान कितना है 5 बराबर 1 बटा
30। अब ये हो गया 1/x माइनस 1/10 बराबर 1/30। इस 1/10 को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/10 और इधर हो गया 1/x। लासा लेके जब आप इसको हल कर देंगे तो कितना आएगा 30, 30 से कम 1 आया और 10 दिया 30, तो ये हो गया 4/30 और इधर हो गया 1/x। कैंची गुणा कर दिया जाए तो उससे पहले काट दिया जाए, 2 से काटेंगे इसको 15 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 देखिए इसको भी पलट दिया गया ना, कितना हो गया 15/2। तो आपने देखा इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7.5, यानी x बराबर कितना आ गया 7.5। तो अब 2 उत्तर आपके आ चुके हैं, एक ये आया है और एक ये आया है। अब हम लोग एक लाइन लास्ट में बस इतनी लिखेंगे, अतः आपने x किसको माना था? आपने x माना था अमित को, है ना। अतः अमित की चाल कितनी आई है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अजीत की चाल कितनी आ गई है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया है? हल हो गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं उसकी शुरुआत एक नई क्लास के साथ हो। तब तक के लिए धन्यवाद।